हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम गॉस लॉ को डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग गॉस लॉ का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है उसको अपने कैलकुलेट किया। ये दोनों ही जो केसेस थे इसमें पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें एक प्लस क्यू और माइनस क्यू दो पॉइंट चार्ज हो गए। अब अगर मान लीजिए कि अपने पास एक ऐसा केस है जिसमें आपका जो चार्ज है किसी वायर पे, किसी सरफेस पे या किसी पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पी पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन गॉस लॉ यूज में लेते हैं और गॉस लॉ को अपन लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। गॉस लॉ का प्रूफ भी हमने देखा। आज हम लोग गॉस लॉ का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अपने पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है और उस वायर से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को गॉस लॉ को यूज करके कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, I would like to define one important term and that is called as linear charge density. So let us discuss about linear charge density. Linear charge density, it is denoted by lambda. Suppose I have a wire, this is my wire, okay, and its length is suppose L and plus q charge is uniformly distributed over the length of this wire. Suppose q charge, this is uniformly distributed over this length L, then charge per unit length would be what? L length पे कितना चार्ज है? q चार्ज है, तो 1 यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा that is q by L और चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी को ही अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो आपका पर यूनिट लेंथ पे जो आपका चार्ज होगा उसी को अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ and unit of lambda would be, unit of charge is coulomb, unit of this length would be meter, so coulomb per meter, this would be basically the unit of linear charge density. अब हम लोग इस टर्म को भी यूज करेंगे और इसको यूज करते हुए एक इंपॉर्टेंट जो अपना डेरिवेशन है वो अपन आज करने जा रहे हैं। गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to an infinite long charged wire, infinite long charged wire। कोई infinite long अगर मेरे पास charged wire है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो डेरिवेशन है अपन दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन इस लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी उसको फाइंड आउट करेंगे और सेकेंड पार्ट के अंदर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक वायर ले लिया और ये बिल्कुल एक ये एंड इनफाइनाइट पे है और ये जो दूसरा वाला एंड है ये भी आपका इनफाइनाइट पे है। सपोज ये मेरा जो वायर है वो आपका ए बी वायर है, ए बी वायर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है और जो चार्ज है इस पूरे वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लॉन्ग चार्ज आपका एक वायर हो गया और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपका लैम्डा है इस केस में। ये मैंने एक वायर को अज्यूम किया है। अब मुझे इस वायर से आर डिस्टेंस पे, इस वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ये अपना आज का जो है एक डेरिवेशन है। ये एक लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर है जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लैम्डा है और उससे वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं पार्ट ए में। डायरेक्शन
डायरेक्शन किस टाइप से अपन जो है इसकी फाइंड आउट करेंगे उसको अपन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट होगा और फर्स्ट पार्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये इनफाइनाइट लॉन्ग एक आपका चार्ज्ड वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। इस वायर के लिए देखिए अपन किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपने को पता है। मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक चार्ज एलिमेंट ले रहा हूं, कंसिडरिंग अ चार्ज एलिमेंट, सपोज दिस इज माय A1। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट मैंने लिया है, एक छोटा सा इसकी लेंथ ली है। ये छोटे से चार्ज एलिमेंट को मैं एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ, बहुत छोटा सा एक इसका पार्ट लिया है जिसपे एक छोटा सा, इसको मैं एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकता हूँ। तो इस चार्ज एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किस टाइप से होगी? पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखिए अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इन दोनों की लाइन को ज्वाइन कीजिए, दिस इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग। किसी भी पॉइंट से हमेशा इस टाइप से अपन कैलकुलेट करते हैं। ये दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये इसी टाइप से, मान लीजिए कि ये आपका जैसे Q चार्ज है और ये P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो ये इस टाइप से होगी, यहाँ होगी। P पॉइंट अगर यहाँ होता तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की इस टाइप से, लाइन को ज्वाइन कीजिए अलोंग द लाइन जॉइनिंग एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। ये इस A1। अब मान लीजिए कि इसके इस एंड पे, दूसरे वाला साइड के अंदर, यहाँ पे भी मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिसको मैं पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकता हूँ dq। तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दिस इज व्हाट dE2। ठीक, ये A2 यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये आपका A1 पे जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन आ रही है। अब देखिए कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि ये एंगल अगर आपका थीटा है, दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, दोनों को सेम डिस्टेंस पे मैंने लिया है। दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, दिस इज माई ऑल्सो थीटा। अब मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रही है, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो देखिए ये जो आपका dE2 है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा dE2 cos थीटा और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा dE2 sin थीटा। सिमिलरली ये जो dE1 है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट आएगा dE1 cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो आपका कंपोनेंट होगा दैट वुड बी dE1 sin थीटा। ओके, अब इस केस में हम देख रहे हैं कि भाई एक छोटा सा एलिमेंट इधर लिया, ये वाला एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रही है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों ऐड हो रहे हैं और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखिए ये भी आपका dq चार्ज है, ये भी आपका dq चार्ज है, दोनों यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे, तो dE1 और dE2 मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल होंगे, ये डिस्टेंस आपकी सेम है। तो उस केस में ये जो dE1 sin थीटा है और ये जो dE2 sin थीटा, both being equal and opposite in direction, they get cancelled. So vertical component of electric field intensity get cancelled, but horizontal component of electric field intensity being in the same direction, they get added. तो finally इन दोनों एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स, ये मान लीजिए मेरा पॉइंट O है और ये वाला पॉइंट P है, तो टुवर्ड्स OP इस डायरेक्शन में होगी। इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट और होता, यहाँ छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट और होता, तो उनकी वजह से भी यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल इसी डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे और होता, यहाँ एक और कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों की वजह से कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली इस पूरे वायर की वजह से इस P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन डायरेक्शन देखें तो वो जो डायरेक्शन होगी अलोंग OP आएगी, क्योंकि सारे के सारे जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल जो डायरेक्शन होगी अलोंग OP होगी। तो बस आपको ये डायग्राम बनाना है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें एक ही चीज लिखनी है कि जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीइंग in same direction they get added, while vertical components being equal and opposite in direction they get cancelled. Therefore the direction of electric field intensity at point P due to this long infinite charge wire will be along OP, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्शन को कैलकुलेट कर दिया है इस वायर से अवे फ्रॉम द वायर, और ये आपकी इस डायरेक्शन में OP की डायरेक्शन में होगी। ये अपन ने डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया है, मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। तो ये छोटे छोटे ये चार्ज एलिमेंट है, इस वजह से अपन ने P पॉइंट पे इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है
P पॉइंट पे, वो कैलकुलेट करने वाले हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बहुत अच्छे से समझिए, देखिए बहुत इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर है, उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग कह सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट लॉन्ग। ये आपका चार्ज वायर है, ठीक, और जो चार्ज है वो आपका इसके ऊपर यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एंड इनफाइनाइट पे है, ये भी एंड इनफाइनाइट पे है। ये जो चार्ज है आपका यूनिफॉर्मली इस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है कि ये लैम्डा है, और इससे r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे, ये स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आपका यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ये जो आपका इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डेल्टा है, उससे r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज में लेंगे। और गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ हमारे पास एक ही चीज बताता है कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है तो उससे पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा E डॉट ds दैट इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब भी अपन अलग अलग केसेस आएंगे जिसमें गॉस लॉ को अप्लाई करके और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, उसका एक ही प्रोसीजर है। 4-5 डेरिवेशन है, 4-5 डेरिवेशन में एक ही प्रोसीजर है, 2-3 स्टेप्स, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपको एक क्लोज सरफेस जो है वो अज्यूम करनी है। अब क्लोज सरफेस किस टाइप से अज्यूम करनी है, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप से, वो आपकी सिलेंड्रिकल हो सकती है, या मान लो आपको स्पेरिकल जो है क्लोज सरफेस हो सकती है। क्लोज सरफेस इस टाइप से करें ताकि वो जो चार्ज है वो आपका पूरा का पूरा उसके अंदर यूनिफॉर्मली एक सिमेट्रिकल एक जो आपकी क्लोज सरफेस को आपको अज्यूम करना है। और उसके बाद में अपन क्लोज सरफेस अगर अपन एक बार अज्यूम कर ली, जिसको अपन गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, फिर अपन उस क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और गॉस लॉ को अप्लाई करके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस टाइप से होगा। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, मैं यहां पे एक आपका क्लोज सरफेस, देखिए ये आपका अगर ये वायर अगर मेरा सेंटर में आ जाए एक्सिस पे है, अगर इस टाइप से मैं एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस अज्यूम करता हूं, इसके लिए किस टाइप की क्लोज, अलग अलग केसेस में अलग अलग अपन अज्यूम करेंगे, वो सारा अपन डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए ये मैं क्या कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पे। उसके लिए मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूमिंग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस और सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस सच दैट दिस वायर लाइज ऑन एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। ये वायर जो है उसके एक्सिस पे लाई कर रहा है, एंड पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस यहां पे जो है। अब इस कंडीशन के अंदर अपन एक क्लोज सरफेस को अज्यूम कर लिया है। अब इस क्लोज सरफेस को अज्यूम करने के बाद में मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है इस क्लोज सरफेस की वो मेरे पास L है, L लेंथ की एक आपकी सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस को अज्यूम कर लिया है। इसके अंदर सर्कुलर सरफेस होगी, ये आपकी S1, ये लोअर वाली सर्कुलर सरफेस S2, और ये कर्व्ड सरफेस जो है वो मेरी S3 है। P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन एक काम करेंगे कि इस क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई द गॉस लॉ फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस। पहला 2-3 स्टेप ये पूरे डेरिवेशन के लिए। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट अज्यूमिंग cylindrical Gaussian surface such that this wire lies on the axis of Gaussian surface, and now applying the Gauss law for this closed surface. Gauss law को अप्लाई करते हैं इस क्लोज सरफेस के लिए। अगर अपन Gauss law देखें तो applying Gauss law for cylindrical closed surface, गॉस लॉ क्या करेगा, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds and this would be equal to summation Q upon epsilon naught, where summation Q is what, charge enclosed by this closed surface. मेरे को एक बात बताइए
कि ये जो वायर है इसकी पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा पर यूनिट लेंथ पे। अब ये टोटल इसके अंदर कितनी लेंथ आई हुई है, ये एल लेंथ आई हुई है। अगर पर यूनिट लेंथ पे चार्ज आपका लैम्डा है तो बताइए एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा। अगर यूनिट लेंथ पे जो मेरा चार्ज है वो लैम्डा है तो एल लेंथ में कितना चार्ज एनक्लोज होगा, लैम्डा एल। सो देयरफॉर चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड सरफेस वुड बी लैम्डा एल। सिंस summation q is equal to lambda l, therefore we can write close integration E dot ds is equal to lambda l upon epsilon naught। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन ये जो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds है इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब इस क्लोज सरफेस के लिए आपको जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है उसके लिए इस क्लोज सरफेस को जैसे पहला भी अपन ने 3 अलग अलग सरफेसेस में डिवाइड कर दिया है, S1 S2 और ये आपकी S3। इसके लिए E डॉट ds, E की डायरेक्शन हम जानते हैं कि अलॉन्ग ये आपकी हमेशा OP होती है। तो इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए कि आपका छोटा सा एरिया एलिमेंट ds होता तो ये डायरेक्शन आपकी E की डायरेक्शन और जो ds की डायरेक्शन होगी वो भी आपकी यही होगी। इस केस में देखिए E की डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग OP रहेगी भाई। इस सरफेस के लिए भी अगर अपन देखें तो ये ds, ये आपकी E की डायरेक्शन होगी और जो ds होगा एरिया एलिमेंट, अगर अपन यहाँ पे कुछ भी लेते हैं तो हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड्स होती है। तो ये आपकी इस सरफेस के लिए ds की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन इस चार्ज वायर की वजह से E की जो डायरेक्शन होगी हमेशा अलॉन्ग OP होगी, ये E की डायरेक्शन ये आपने। तो इस टाइप से ये पूरी क्लोज सरफेस को अपन अलग अलग S1 S2 और S3 में डिवाइड करके उसके लिए E और ds की डायरेक्शन को लिख दिया है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं। नाउ क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, इस क्लोज आपका जो इंटीग्रेशन है उसको अपन अलग अलग सरफेसेस के लिए स्प्लिट कर लेते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, दिस वुड बी इक्वल टू E डॉट ds फॉर सरफेस S1 प्लस E डॉट ds फॉर सरफेस S2 प्लस E डॉट ds फॉर सरफेस S3। ओके, अब S1 जो सरफेस है उसमें देखिए E और ds के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है और S2 के लिए भी E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री है और S3 के लिए आपकी जो सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है उसके लिए E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds दिस वुड बी इक्वल टू फॉर S1 दिस वुड बी E ds cos 90 एंड प्लस for S2 this would be E ds cos 90 and for S3 this would be E ds cos 0 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये आपका टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास में क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds this would be equal to what, S3 E ds और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू आ गई E डॉट ds इज इक्वल टू S3 E ds। अब देखिए E जो होगा इस आपका कोई भी पॉइंट अगर इस कर्व्ड सरफेस पे है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड होगा उसका सेम होगा, क्योंकि ये वायर है इस सरफेस के सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो S3 सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आपके लिए जो E की वैल्यू रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसको अपन इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं। फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं। E डॉट ds दिस वुड बी इक्वल टू, यहाँ से E कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया, ये E बाहर ले लिया और ये मेरे पास आएगा S3 ds। और ds का अगर अपन समीशन करें, ds मतलब ये जो S3 सरफेस है उसके लिए अगर सारे एरिया एलिमेंट को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये आपका जो S3 सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और S3 सरफेस की अगर अपन बात करें, ये कर्व्ड जो सरफेस है ये रेडियस इसकी r है और इसकी जो लेंथ है वो आपकी L है। तो ये इसके सारे एरिया एलिमेंट को ऐड करके S3 सरफेस का जो आपका सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई r इंटू लेंथ आपकी L हो जाएगी। तो यहां से अपन कह सकते हैं ये जो ds का जो समीशन आएगा दैट वुड बी इक्वल टू E डॉट ds दिस इज इक्वल टू E इंटू ये जो वैल्यू आपकी आएगी 2 पाई r L। ds समीशन कर रहे हैं S3 सरफेस का सरफेस एरिया, देखिए ये आपकी सर्कुलर है, लेंथ L है, रेडियस अगर r है तो 2 पाई RL इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहां से अपन ने ये कैलकुलेट कर दिया क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, E इंटू 2 पाई RL। ये जो वैल्यू है ये अपन इक्वेशन नंबर अब 1 में पुट कर लेंगे। कुछ नहीं किया है, गॉस लॉ का यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, E डॉट ds को कैलकुलेट किया है और इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट करके देखिए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से अपन देख सकते हैं E डॉट ds की जगह मैं लिख रहा हूं ये क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds E इंटू 2 पाई RL दिस इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L एंड L गेट कैंसल्ड और यहां से आपके पास E और
E वुड बी इक्वल टू ये 2 पाई आर, ये इस टाइप से हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल अपने पास में E की वैल्यू आ गई। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, कर्व्ड सरफेस है, इस पे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो यहाँ से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अपने पास आ रहा है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अपन क्लियरली देख सकते हैं दिस E के लिए जो अपने पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आई है, दिस इज फॉर E के लिए ये जो एक्सप्रेशन आई है उसको अपन देखें, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहां से अपन देख सकते हैं कि E इज व्हाट, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जो भी आपका एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर होगा उसके किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम चार्ज्ड वायर। तो ये आप देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से जो होगा वो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर आता है, और यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 बाई R। तो यहाँ से अपन E और R के बीच में कर्व भी, और यहाँ से लैम्डा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो दो कर्व अपने को इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है और इसको अपन वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपन ने केवल गॉस लॉ को अप्लाई किया है और इस टाइप से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया है। यहाँ पे यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अपने पास दो कर्व अपने को मिलेंगे। एक तो आपको मिल रहा है E वर्सेस R, E वर्सेस R का कर्व इस टाइप से होगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और E वर्सेस अगर लैम्डा अगर अपन देखें तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट कि अगर अपन E पे अगर अपन देखें यहाँ से तो वेक्टर फॉर्म में आप इस टाइप से लिखते हो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और इस डायरेक्शन में आपका जो है OP डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर आर कैप है तो यहाँ से ये इनटू आर कैप मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, ये आपको वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ से अपन इस टाइप से अपन ने गॉस लॉ को अप्लाई किया है। कुछ नहीं है, जो आपका अब देखिए अपन एक सरफेस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। जो आपका गिवन फिगर है उसके लिए आप एक क्लोज्ड जो सरफेस को अज्यूम कर लीजिए और उसको जो है आप उसके लिए गॉस लॉ अप्लाई कीजिए। तो दो स्टेप्स है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपन इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, अब देखिए अलग अलग केसेस में जो गॉसियन सरफेस, जो क्लोज सरफेस आपको अज्यूम करनी है वो किस टाइप से अज्यूम करनी है वो केस टू केस डिफर करेगा। तो दो तीन अलग अलग अपन केसेस कर लेंगे तो ये चीज हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एक और एप्लीकेशन गॉस लॉ का करेंगे जिसमें अपन किसी जो आपकी यूनिफॉर्मली अगर चार्ज जो शीट है उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चीजें थोड़ा ऑनलाइन के अंदर समझने के लिए अपने को कंसंट्रेशन अच्छी रखनी पड़ती है, इस पे अपने को फोकस करना पड़ेगा।